नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली थी और आज आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का। तो यात्रा से कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और खासकर ये कहा जा रहा है कि यात्रा सौहार्द को लेकर, भाईचारे को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है और यही इस यात्रा के मायने हैं। लेकिन इस यात्रा के क्या कुछ फायदे मिलेंगे, 3 दिन में राहुल गांधी ने यूपी में क्या कुछ सीखा, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर क्या कुछ सीखने को मिला है। और आज जिस तरह से शामली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, आज शाम ये जो भारत जोड़ो यात्रा है हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, राहुल गांधी ने 3 दिन में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कितना फ़ायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से मिलने वाला है। क्योंकि सौहार्द को लेकर, भाईचारे को लेकर ये बात लगातार कही जा रही थी। सबसे पहले बागपत में कहा जाए, गाजियाबाद से शुरू होकर बागपत और उसके बाद शामली में यात्रा पहुंची। 120 किलोमीटर जो है इस यात्रा ने सफ़र किया। लेकिन वही सवाल आज कुरुक्षेत्र में कि आखिर 3 दिन में यूपी में राहुल गांधी ने क्या कुछ सीखा। तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और हमारे साथ मनीष सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नवेद शिको, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं मनीष जी आप ही से करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में देखिए शुरुआत हो गई है भारत जोड़ो यात्रा की। कितना मानते हैं आप इसको अपने लिए चुनौती, समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी को चिंता करने की तो ज़रूरत है। देखिए शांतनु जी, समाजवादी पार्टी किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा से ना तो कभी अस्थिर हो सकती है, ना ही तो समाजवादी पार्टी कभी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए कि वैचारिक स्तर पर हमारी बुनियाद इतनी सशक्त है और इतनी मजबूत है कि हम कभी वैचारिक स्तर पर कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। और वैचारिक स्तर पर अगर हम मजबूत रहेंगे तो संगठनात्मक स्तर पर और नेतृत्व के स्तर पर हम कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है और देश की जो महान जनता है वो हमारे नेता परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी में एक भविष्य देखती है, उन पर एक भरोसा करती है। इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी ने जब 2022 में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता ने और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता के साथ संघर्ष किया, उसी का प्रतिफल था। हम सरकार नहीं बना पाए, इसका हमें दुख है, इसका हमें मलाल है। हम बहुत नजदीक पहुंच करके सरकार नहीं बना पाए, इसलिए कि सरकार हमें बनाने नहीं दिया गया। इसलिए कि हम इस बात को हमेशा इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने जिस तरह से पैसे के जोर ने, पावर के जोर ने और जिस तरह से धांधली की गई, मैं ये बात आपसे कहूंगा, जब 10 मार्च को मतगणना हो रहा था और 12 बजे के बाद से जिस तरह से प्रशासनिक लोगों ने पलटी मारी, उससे हमारी बहुत सी सीटें जो 100, 200, 300, 400, 500 मतों से हम पीछे रह गए, जबरदस्ती उन सीटों को जिता दिया गया। मैं ये बात शांतनु जी इसलिए कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत सशक्त और मजबूत राजनीतिक पार्टी है और हमारे पास जो विचारधारा की एक लेगेसी है वो बहुत बड़ी है। इसलिए कि हमने स्वाधीनता आंदोलन को लड़ा है और उसको बहुत नजदीक से देखा है। हमने लोकतंत्र रक्षक, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, जब लोकतंत्र पर हमला हुआ, लोकतंत्र पर जब बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई, तो हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जमीन पर बहुत संघर्ष किया और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाजवादी आंदोलन सड़कों पर उतर करके, जमीन पर उतर करके, संसद में जाकर के जिस तरह से हमने लड़ाइयां लड़ी, लोकतंत्र को हमने हिफाजत किया। कांग्रेस के खिलाफ भी हमारी बहुत बड़ी मजबूत लड़ाई देश ने देखा है कि समाजवादियों ने कैसे कांग्रेस के खिलाफ भी लोकतंत्र पर जब कांग्रेस हमला कर रही थी तो हमने लड़ाइयां लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 14 से लेकर के अब तक 22 तक, अब 23 प्रारंभ हो गया है, जिस तरह से
सांप्रदायिकता की राजनीति को जन्म दिया है, सांप्रदायिकता को राजनीति को गांव गिराव तक पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम लड़ रहे हैं, गांव के लोगों को हम समझा रहे हैं, गांव के लोगों में ये जाकर के हम बताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हमारी जो मत भिन्नता है, हमारा जो एक लोगों में जो एक अलग तरह की राजनीति पैदा की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और कांग्रेस पार्टी को भी एक बात समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पेस नहीं दिया होता, कांग्रेस पार्टी ने एक जमीन नहीं छोड़ी होती, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त और मजबूत नहीं हो पाई होती। हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं, हम तो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक वैचारिक स्तर पर ढील दिया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को मजबूती मिली। हम उस मजबूती को तोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए और देश भर के युवाओं को समझाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा मजबूत हो रही है। शांतनु जी, हमको आपको सबको एक बात समझना पड़ेगा कि श्री अखिलेश यादव जी के जब कार्यकाल को देखेंगे, उनके कार्य पद्धति को देखेंगे, जिन जिन योजनाओं को उन्होंने लाया जमीन पर, जिन योजनाओं पर हमने जमीन पर उतार करके काम किया, उसका नजीर है कि आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को लैपटॉप मिला। लैपटॉप योजना लोगों को कहने में और सुनने में बहुत सामान्य लगती होगी, लेकिन देश ही नहीं दुनिया में किसी भी हुकूमत ने छात्रों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं दिया था। श्री अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की और आज देखिए देश और दुनिया के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और देश हैं जो लैपटॉप का वितरण कर रहे हैं, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब स्मार्ट जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है मनीष जी, मैं वापपस आऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा। आधा सेकंड शांतनु जी, श्री अखिलेश यादव जी, आज स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तमाम तरह की शिक्षा की पद्धति लाने की बात हो रही है, लेकिन हमारे नेता ने 2012 में इसकी परिकल्पना की थी। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जो है 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में रही है, क्या कुछ, आप भी वहां पर गए होंगे भारत जोड़ो यात्रा में शायद शामिल होने के लिए, क्या कुछ सीखा उत्तर प्रदेश में, किस तरह का वहां पर जो है लोगों का समर्थन देखने को मिला? शैलेंद्र जी देखिए, जनता और नौजवान बहुत पूरी तरह से उत्साहित। अब जैसे हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि इसके लिए, कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि ये जो दौर है, दौर में लड़ाई सीधी सामने सामने है लोकसभा की, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो। और अगर आप केवल यात्रा के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो यात्रा का फ्रेम और यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे, देश में एक दूसरे का मान सम्मान बना रहे, एक दूसरे के धर्मों के प्रति जो है तिरस्कार की भावना ना है, यही सब चीजों पे यात्रा चल रही है। और यात्रा का जो सबसे बड़ा एक जो उद्देश्य है, मुझे लगता है अपने आप में भारतीय राजनीति में एक नया उदाहरण है, एक तपस्वी के रूप में जो व्यक्ति आज की तारीख में जमीन पर उतरकर जिसने सरकार की चूल्हे हिला दी हैं मात्र 50 साल, जिसे हिंदुस्तान की राजनीति में लोगों ने मजाक बनाने का प्रयास किया, लोगों ने उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनको दरकिनार करने का प्रयास किया। आज हिंदुस्तान की जनता ने उस व्यक्ति को इतनी तपस्या के साथ देखा है। अभी भी विपक्ष क्या करता है, लोगों में अफवाह फैलाता है कि वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 3 तारीख की सुबह 5 बजे यात्रा शुरू होती है और यात्रा लोनी पहुंचती है। वहां दिल्ली का फ्लैग उत्तर प्रदेश की को जो है दिया जाता है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। 9 किलोमीटर की यात्रा में मुझे लगता है कि लाखों लोग किसी से चल रहे थे, लाखों लोग। ये आप मजाक समझ रहे हैं? ये हिंदुस्तान की राजनीति में अपने आप में एक नजीर है। और देखिए, राजनीति में क्या मिलता है, सारी चीजें सत्ता के लिए नहीं होता है, राजनीति ही सत्ता के लिए है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ सत्ता के लिए ही है, नहीं। विपक्ष में रहकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी बातें रखी और सरकार ने मानी। उनसे कभी ये नहीं कहा गया कि आपके पास 2 सांसद है इसलिए आपकी बातें बेकार हैं, आप जीत नहीं पाते हैं। उनके भी जो है सुझाव लिए गए, उनकी भी बातें मानी गई। तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरह से आज
राहुल गांधी जी एक लोकनायक बन के उभर रहे हैं, एक तपस्वी बन के उभर रहे हैं। देखिए, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और सरकार के लोग क्या पूछते हैं कि टी शर्ट में चल रहे हैं, टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, जाहिर सी बात है, जो आदमी तपस्या करेगा, हमारे साधु सन्यासी नंगे होकर चलते हैं, तो क्या उन पे कोई सवाल कर सकता है किसी की हिम्मत? नदी के किनारे लोग जाते हैं, जाड़े में नंगे बदन बैठ करके तपस्या करते हैं, तो उन पे कोई सवाल कर सकता है? ठीक है, क्या बात करते हैं? ये तपस्या हो रही है और इस तपस्या का फल मिलेगा। ठीक है। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आनंद दुबे जी, देखिए, कह रहे हैं कि आप लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार आरोप लगाते हैं, आखिर टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं, या फिर इस तरह के तमाम जो आरोप है वो राहुल गांधी पर लगाते हैं, लेकिन उनकी जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है, उनकी यात्रा है सौहार्द की, भारत को जोड़ने की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पद यात्रा नहीं, ये कद यात्रा है। राहुल गांधी जी की जो एक छवि बार बार कांग्रेस ने अलग अलग समय में बनाने की कोशिश की गई, उसी की एक पुनरावृत्ति। देखिए, राहुल गांधी जी को कई बार लॉन्च करने की कांग्रेस ने अलग अलग रूप में कोशिश की, लेकिन हर बार राहुल गांधी जी लॉन्च होने से पहले ही फुस हो गए। वो काम नहीं कर पाए जो कांग्रेस की पार्टी उनको चेहरे के रूप में लाकर आगे बढ़ाना चाहती। आपको याद होगा कि एक एंग्री यंग मैन मॉडल भी राहुल गांधी का आया था, जिसमें उन्होंने अपने ही सरकार का दस्तावेज फाड़ दिया और दिखाया गया कि राहुल गांधी जी बड़े क्रांतिकारी हैं, जनता के बीच ऐसी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं चली। फिर एक जनेऊधारी इमेज गढ़ने की कोशिश की गई राहुल गांधी जी की, वो भी जनता के बीच नहीं चली। इसके बाद मंदिर मंदिर घुमाने की एक इमेज बनाई गई जनता के बीच में, वो भी नहीं चली। तो राहुल गांधी जी की अभी एक नई इमेज बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। और ये जो भ्रमण चल रहा है राहुल गांधी जी का, इस भ्रमण से कांग्रेस में एक भ्रम हो गया है। भ्रमण से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, और भ्रम की स्थिति यह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो है लोकनायक हो गए, जननायक हो गए, और उनके पीछे जो है वो पूरा का पूरा देश चल पड़ा है। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस अमेठी और रायबरेली ने इनको हमेशा जिताते हुए संसद भेजने का काम किया, जिसने इस परिवार की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया गया, उसको भी इस यात्रा से दूर रखा गया। हकीकत ये थी कि उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने की कांग्रेस पार्टी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, इसीलिए किनारे से कट लिया। हमारे कहते हैं ना, किनारे से कट लिए, तो वो किनारे से राहुल गांधी जी अपना निकल लिए। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सामने भी झोली फैलाई, भाई साहब कुछ आप लोग आ जाइए, समर्थन कर दीजिए, हमारे पास तो कार्यकर्ता बचे नहीं है। फिर बसपा के सामने भी हाजिरी लगाई, फिर आरएलडी के सामने भी हाजिरी लगाई, सबके सामने। और लेकिन सबको राहुल गांधी ईरानी जी को भी उन्होंने आमंत्रण भेजा था, सुन लीजिए। और राहुल गांधी जी के साथ सभी लोगों ने कभी न कभी अपनी केमिस्ट्री लगा के देख लिया है कि राहुल गांधी जी के साथ कोई केमिस्ट्री। आपको याद होगा 2017 में भी दो युवाओं की जोड़ी रथ पे सवार होकर निकली थी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, और जनता ने क्या हश्र किया आपके सामने। तो कुल मिलाकर यह है कि राहुल गांधी जी पूरी तरह से राजनीति में जितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश की गई, इनको ये असफल रहे। और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता खोजो यात्रा है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पे निकली है कि देखें भाई कि धरती पे कहीं कांग्रेस पार्टी बची है, कहीं हमारे कार्यकर्ता है या नहीं, या फिर हम एक पुरातात्विक सामग्री बन गए हैं जिसकी खोज जो है कुछ समय बाद की जाए। ठीक है। और रजनीकांत मिश्रा जी, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाए कि बागपत और शामली, लोनी, गाजियाबाद, इन तमाम जिलों में ही यात्रा जो है वो रही है, और इसी को लेकर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी जो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी वो शायद पूरे उत्तर प्रदेश को जो है वो कवर करेगी। लेकिन किस तरह से देखते हैं आप पश्चिम में जो यात्रा निकाली गई है आज, और खासकर आज जिन जिन जगहों पर ये यात्रा होकर गई है, कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से मिलने वाला है? कहा यह जा रहा है, देखिए आनंद जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खोजो यात्रा जो है वो ज्यादा है ये कांग्रेस पार्टी। देखो, तो अपने अपने विचार हैं जी, लेकिन मैं इस यात्रा को मैं अपने राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता जी। ये एक भाईचारा, भारत जोड़ो यात्रा भाईचारे के लिहाज से, और वहाँ पे जो
इस तरह के जो उसमें उन्होंने मुद्दे रखे हैं उसमें कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसकी खिलाफत की जाए। और कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी देश का नेता अगर निकलता है उसका स्वागत होना चाहिए। तो इसका स्वागत हम लोगों ने किया। हमने पहले आपके साथ पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि इसका समर्थन हम लोग करते हैं इनके इस यात्रा का, क्योंकि उसमें सारे भाईचारे का, हमने खुद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे के सम्मेलन के माध्यम से बहुत सारी सभाएं कराई, बहुत सारा जुड़ाव किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। अगर वो कार्यक्रम कोई और लेके चल रहा है तो मेरा उसमें राजनीतिक मैं दृष्टिकोण से उसको नहीं देखता हूं कि उनके कितने वो भारत कार्यकर्ता खोजो यात्रा है, उनका क्या यात्रा है, लेकिन उनके जो दो चार दृष्टिकोण उसमें है उसका मैं समर्थन करता हूं। और मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता उसमें उनको वहां स्वागत किए और वहां पे, और हम अब इसको, मेरी बात को किसी गठबंधन की राजनीति से न देखा जाए। मुसीबत यह है कि हर चीज को गठबंधन की राजनीति से देख लिया जाता है। अभी कोई इस पे बोलेगा कि क्या है तो आपका गठबंधन, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हमारा और समाजवादी पार्टी के साथ हम एक मजबूत गठबंधन में हैं और हम अपनी विचारधारा पर हैं। जहां तक मेरे नेता को उसमें शामिल होने की बात थी तो उसमें हमने पहले ही कह दिया था कि जयंत चौधरी जी विदेश जा रहे हैं, इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारे लोग, हमने उस यात्रा का समर्थन उन्होंने भी किया था और हमारे लोग जहां पे जो है उनका स्वागत किए, उस यात्रा का स्वागत किए और उनसे मिले। इसमें मेरा कोई राजनीतिक चश्मे से देखने का इसका मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन जो उनके विचारधारा है वो होनी चाहिए और कोई करे उसका स्वागत होना चाहिए। जो भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कोई आंदोलन चलाए, कोई यात्रा निकाले, कोई कुछ करे इस देश को जोड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कोई भी उसका स्वागत होना। जब राहुल गांधी कर रहे हैं हमने उनका स्वागत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ठीक है, नावेश शिको जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना। कहा यह जा रहा है कि देखिए राजनीतिक दृष्टि से इस यात्रा को ना देखा जाए, ठीक है, लेकिन माहौल तो इसी तरह से बनेगा ना सर। और उत्तर प्रदेश में यात्रा, हालांकि अभी जो है बहुत कम वक्त के लिए उत्तर प्रदेश में यात्रा रही है, लेकिन एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो यात्रा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से खासी उत्साहित भी नजर आ रही है। कितना कुछ कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से हासिल होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन माहौल 2024 के लिए इसी तरह से बनाया जाएगा सर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वो शांति की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, प्रेम और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जब कोई राजनेता किसी भी तरह का सामाजिक यात्रा निकालता है, सांस्कृतिक यात्रा निकाले या धार्मिक यात्रा निकाले या जैसी भी तरीके से वो एक क्राउड के साथ निकलता है, जनता से रूबरू होता है, तो राजनीतिक पुट कहीं ना कहीं आ ही जाता है। स्वाभाविक बात है। मैं जर्नलिस्ट हूं, अगर मैं किसी भगवान के दर्शन करने भी जाता हूं तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर का पत्रकार जो है उसकी कवरेज का अवलोकन कर रहा होता है। भले ही हम मन से कोई एक धार्मिक स्थल पे गए हों, दर्शन के लिए गए हों, लेकिन अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं सामने आएगी। अगर राजनेता है वो कोई भी यात्रा निकाल रहा है तो उसमें फायदे नुकसान का कहीं ना कहीं गुणा भाग होगा, जनाधार का कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जाएगा और पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाएगा। और पॉलिटिकल दृष्टि होगी भी, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, कुछ चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं। ये बात सही है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक आकलन होना भी चाहिए और हो भी रहा है और नजर भी आ रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जिनको बहुत ही गंभीरता से कई वर्षों तक नहीं लिया गया, उसके पीछे तमाम आरोप भी हैं। कांग्रेस ये कहती है, राहुल गांधी खुद ये कहते हैं कि हमारी छवि बिगाड़ने के लिए, हमें कमजोर नेता साबित करने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए कुछ शक्तियों ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए और मुझे पप्पू साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये बात सच भी है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कई जगह पर राहुल गांधी की एक इमेज को एक दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। ये बात सच भी है जो नजर आती है। लेकिन एक सच ये भी है कि राहुल गांधी की जब यात्रा निकली तो उस यात्रा को भी बहुत गंभीरता से देश ने नहीं लिया, मीडिया ने नहीं लिया, जनता ने नहीं लिया। लेकिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष और जमीनी संघर्ष कहीं ना कहीं रंग लाता है। उस यात्रा के कुछ दिनों के बाद अब उसकी चर्चा होने लगी। आज हम उसकी डिबेट कर रहे हैं, कल हम उसकी डिबेट नहीं कर रहे थे। मीडिया में, सोशल मीडिया में, नुक्कड़ चौराहे पर आम इंसान उस यात्रा की चर्चा कर रहा है। ये बात किसी भी नजरिए से हो रही हो, लेकिन ये कही जा रही है कि कहीं पर
2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री ऐसे मौसम में अगर कोई पदयात्रा कोई नेता कर रहा है और जनता उसके साथ जुड़ रही है और उसका मकसद है जनता से जुड़ना, उसके दुख दर्द को समझना, परेशानियों को जानना, देश में एकता स्थापित करने का एक प्रयास भर ही सही, तो उसका मकसद और उसका उद्देश्य से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चर्चा हो रही है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल की ऐतिहासिक बात है कि संघ की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से, राम की नगरी अयोध्या की तरफ से उसका समर्थन किया गया। बड़ी बड़ी हस्तियों ने संघ की ये बात कही कि यात्रा बड़ी वाजिब है, बड़ी जेन्युइन है, बड़ी लाभकारी है और उसकी प्रशंसा की गई। कल की बाइट है, कल की मीडिया की खबर है। ये बात अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि राहुल गांधी की स्वीकारता का सिलसिला शुरू हो गया और वो उनके पसीने से शुरू हुआ है, उनके मेहनत से शुरू हुआ है। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता के बीच जाने वाला जब मेहनत करेगा, उसके पास पैसा हो ना हो, उसके दुश्मन जितने भी हों, लेकिन संघर्ष जो है, जमीनी संघर्ष कहीं ना कहीं काम आता है और वो राहुल में नजर आ रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, शांतनु जी ने जो अभी शुरुआत की, अपना पहला ही बॉल बहुत जबरदस्त फेंका जिससे समाजवादी पार्टी को शायद उससे चोट लगी हो। ये बात सही है कि इस यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं, भले ही वो उसका स्वागत कर रहे हैं, भले ही उसके अंदर कहीं ना कहीं घबराहट जरूर होगी, क्योंकि उसको कुछ भी कहा जाए है तो पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देगा। और उस तरह से जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसको खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का जो एक मतलब वन मैन शो चल रहा था विपक्षी भूमिका में, उसमें कहीं ना कहीं घबराहट होगी। दूसरी एक बहुत कम समय में बात कहना चाहेंगे कि जयंत चौधरी जी जो एक कम से कम इस वक्त खतौली जीतने के बाद में उनका एक पॉलिटिकल कद बढ़ा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं एक उनको 19 और 18 की जगह कहीं नहीं देते, तो जयंत चौधरी के वर्कर्स और कई रालोद के लोगों ने स्वागत किया। समाजवादी पार्टी ने केवल शुभकामनाएं दी, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता उनके स्वागत में नजर नहीं आया। मुझे लगता है पॉलिटिकल नजरिए से अगर देखिए तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर दबाव डाल रहे हैं और यहाँ की सियासत उत्तर प्रदेश की एक नया रुख लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का 1 साल ही बचा है, उसमें गठबंधन की राजनीति होने वाली है। जयंत का कांग्रेस की तरफ रुख और अखिलेश यादव का जिस तरीके से एक अपना घमंड नहीं कहना चाहिए, जो अपना वर्चस्व साबित करते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा जनाधार है, सारे वर्ग समाजवादी पार्टी को सर इससे दिक्कत होगी क्या? मुझे लगता है कि बेचैनी होगी क्या समाजवादी पार्टी को इससे? जी बिल्कुल, एक नया ट्विस्ट ले सकता है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी एक दबाव की राजनीति कर सकते हैं। उस यात्रा में उनकी सम्मिलित जिस तरह से उनके वर्कर्स शरीक हुए हैं, उससे कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में जयंत जो है वो एक निगोसिएशन कर सकते हैं और अखिलेश यादव पर दबाव डाल सकते हैं इस यात्रा के बाद। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए कहा गया है कि ये पदयात्रा नहीं है, ये कद यात्रा है। अपनी एक नई इमेज गढ़ने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी दोबारा कर रहे हैं। और एक बार फिर से कहा यह गया कि देखिए उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली जिसने कांग्रेस पार्टी को इतना सब कुछ दिया, आखिर उसको ही कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया और संगठन मजबूत करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में नहीं बचे हैं। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से राहुल गांधी को इमेज दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है क्या? शैलेंद्र जी, अभी हमारे साथी दुबे जी बता रहे थे कि कच्छ की यात्रा है और लॉन्चिंग की है, दुनिया भर की बातें बता रहे थे। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार 60 साल संघर्ष करते रहे पार्टी को पहचान दिलाने के लिए, आखिरी में उन्होंने पहचान दिलाई। अब बार बार उनकी चीजों को जो है दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देख करके हम उसको कर रहे हैं। विषय यहाँ पर ये नहीं है, विषय यहाँ पर है तपस्या का, विषय है तप का। हम लेकिन सर दोनों में, शैलेंद्र जी एक मिनट, शैलेंद्र जी दोनों में एक छोटा सा अंतर है। कांग्रेस पार्टी एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है सर, और वो पार्टी बीजेपी उस वक्त तो शुरू हो रही थी, तो दोनों में अंतर है ना सर। कांग्रेस पार्टी एक एस्टैब्लिश्ड है ना पूरे हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो। शैलेंद्र जी, नहीं, आपको उसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में जवाब दे रहा हूँ जो आपने पूछा है। मैं कांग्रेस पार्टी पिछले जीरो पे थी, इस पे आज हीरो है, इसके विषय में सब्जेक्ट ये है। आपने बताया कि उन्होंने बताया कर्ज के लिए कर रहे हैं। क्या कर्ज? अरे हिंदुस्तान में जिसकी बाप शहीद हुए, जिसकी दादी शहीद हुई, उसको कर्ज कौन बताएगा? यहाँ बैठे हुए गमले में उगे हुए लोग। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्त, आज की स्थिति में हिंदुस्तान की राजनीति में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व बन रहा है, उसे कर्ज की बात कर रही है। कैसे करेंगे कर्ज की बात? इनका अपना मुंह है, कुछ भी बोले, बोलना चाहिए, किसी बोलने की सबको आजादी है।
मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की राजनीति में हक और ईमान सबको मिलना चाहिए, सबके हक की बात होनी नहीं, चाहिए। वो कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली भी आपने छोड़ दिया। कम से कम भारत जोड़ो यात्रा अमेठी और रायबरेली में तो होनी चाहिए थी सर। कि मैं भी कहीं मंदिर जाता हूं तो वहां भी मेरी पत्रकारिता जाग जाती है, जाग जाएगी। आपका नाम नावेद है, आप मंदिर जाएंगे तो आपकी पत्रकारिता जाग जाएगी। लेकिन अभी किसी का नाम दिनेश होगा, सुरेश होगा, उसकी मंदिर जाएगा तो उसकी पत्रकारिता नहीं जागेगी, वो वहां मंदिर में ही जाएगा। बात समझिए, जब की बात हो रही है, तब की बात हो रही है, तपस्या की बात हो रही है, तब उसकी ही बात होगी, उस पर ही बात होगी, उसके लिए ही बात होगी। और जो लोग ये समझते नहीं है, ये अरे हमने राहुल गांधी की स्वीकारता बढ़ने की बात कही, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो। मैंने अपने वक्तव्य में लगातार कहा कि राहुल गांधी की स्वीकारता बढ़ रही है, उसकी संघ ने भी तारीफ। आप कहां से क्या चीज मिलाए दे रहे हो? आप शायद समझ नहीं पाए, आपके पास साउंड नहीं आ रहा है। आप जो है भाजपा का जवाब नहीं दे रहे हो। आप पता नहीं सुनने नहीं हो या समझे नहीं हो। नरेंद्र जी शायद आप समझे नहीं, नवेद जी ने जो बात कही वो शायद आप समझ ही नहीं पाए। मैं सब समझ रहा हूँ जी, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझिए जी। मेरे शब्द मेरे मुंह के होंगे, आपके मुंह के शब्द मेरे मुंह में नहीं आएंगे। मेरे शब्द आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आज की राजनीति में उस व्यक्ति के अस्तित्व पर बात उठा रहे हैं वो लोग जो गमले में उगे हैं, जिसकी जो है दादी देश के लिए शहीद हुई, जिसके बाप देश के लिए शहीद हुए हैं। कौन थी हिंदुस्तान में राजनीति जिसकी दादी और बाबा जो शहीद हुए हैं राजनीति में? आप बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ वो लोग इसी का विश्लेषण करने आ गए हैं। ठीक है सर, लेकिन देखिए अमेठी और रायबरेली ने बहुत कुछ दिया। वो कह रहे हैं कि आप वहां तो कम से कम भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लोगों का धन्यवाद करते सर। क्या अमेठी और रायबरेली के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया है, कम से कम वहां तो यात्रा निकालते हैं सर। अरे आप गजब बात, अभी यात्रा खत्म नहीं, निकालते पहले आप आ गए। आप लोग इसी में परेशान है, आप सुन ही नहीं रहे बात को। सर उत्तर प्रदेश, मुझे तो जानकारी जो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में हरियाणा में प्रवेश कर गई है, अब दोबारा कोई यात्रा निकलेगी तो उसकी जानकारी दीजिए ना सर आप। भारत जोड़ो यात्रा जी किधर से आएगी, कहाँ जाएगी, ये सरकार का परीक्षण तय करेगा, हम तय करेंगे। ना तो यहाँ बैठकर आप तय कर सकते हैं ना जो सर। मैं तय नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जानकारी दीजिए ना सर। मैं दे रहा हूँ, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी। वो यात्रा के प्रभारी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी उत्तर प्रदेश के, और आप देखिएगा द्वार द्वार जाएंगे। हम बताएंगे लोगों को कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता को समाप्त कर रहा है। हम उस पर बात कर रहे हैं, हम देश की एकता की बात कर रहे हैं। सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी क्या फर्क पड़ता है? सत्ता क्या है, आ जाएगी चली जाएगी, कितने दिन रुकेगी। लेकिन जो बात आज की जा रही है हृदय में रखने की, हृदय मिलाने की, वो बात जीवन भर रहेगी और मरने के बाद भी रहेगी और मरने से पहले भी रहेगी। आप बात समझने का प्रयास कीजिए। खेल यहाँ पर ये चल रहा है कि पहले किसी भी चीज को डाइवर्ट, बात यह है कि अगर हम एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इसीलिए सर भारत जोड़ो यात्रा को जो रूट है ना सर, वो कैराना से होकर निकाला गया। सौहार्द की बात तो हो रही है, लेकिन कैराना से होकर वो रूट जो है वो निकाला गया। वहां भी गए राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा वहां भी होकर गुजरी। जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं, 75 जिले, उन सब में जाना है, उन सब में जाना है। ठीक है मनीष जी, बिहार जाएंगे, मनीष जी एक देखिए जाएंगे। अब ये सब कुछ अभी तुरंत थोड़ी तय हो जाएगा। ठीक है अभी तय कर देंगे। ठीक है मनीष जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के प्रति जैसा कि नावेद सर ने भी कहा कि एक जो आप आरएलडी का जो एक देख रहे हैं कि लगाव जो देख रहे हैं, क्या इससे समाजवादी पार्टी को बेचैनी होने वाली है 2024 में? कुछ आपको लग रहा है क्या मनीष जी? शांतनु जी, हम भविष्य की चिंता न करके वर्तमान की अगर चिंता करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि आज के समय में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बनी है, आज देश का युवा अपने रोजगार को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। अभी थोड़ी देर पहले एक अमेजन कंपनी है, उसने 18,000 भारतीय युवाओं को
कह दिया है कि आप हमारी कंपनी से कुछ दिन के बाद निकाल दिए जाएंगे, आप इसके पहले अपनी नौकरी का इंतजाम कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे मकार और धूर्त जो नेता हैं, जो तमाम जगहों पर जा करके रोजगार मेला लगाते हैं। बहुत मुझे कभी कभी हंसी आती है इन नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र पर और इनके शासन करने की पद्धति पर, कि कभी हम लोग बचपन में जब मेला जाते थे तो गुरैया जलेबी खरीदने के लिए जाते थे, बम्बैया मिठाई खरीदने के लिए जाते थे, प्लास्टिक की बनी हुई गाड़ियां खरीदने के लिए जाते थे। लेकिन अब तो रोजगारों के लिए मेला लग रहा है। उस मेला में कौन आ रहा है? रोजगार देने के लिए और रोजगार बांटने के लिए यही अमेजन कंपनी आ रही है, फ्लिपकार्ट आ रही है, अंबानी और अडानी की कंपनी आ रही है। तमाम छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो हमारे भारतीय युवाओं को प्रलोभन दे करके औने पौने दिहाड़ी पर उनको अपने नौकरी पर रख रही है और जब मर्जी आ रहा तब लात मार करके उनको बाहर निकाल दे रही है। ये हमारे शासन की, हिंदुस्तान की पद्धति बन चुकी है। हमको चिंता इस बात की है, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए कि हमको अपनी लेगेसी पता है, हमको अपने नेतृत्व के दमखम पर और हम अपनी पार्टी की जो थाती है, कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक जो थाती है, उस पर हमें कॉन्फिडेंस है। हमने ये जाना है, हमने ये महसूस किया है कि भारत में राजनीति में जब तक हम अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी राजनीतिक दल, आज कांग्रेस पार्टी अगर अपने लिए जमीन ढूंढ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों को छोड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर और बलशाली समझ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस करना चाहिए कि वो भी एक बार शासन करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार शासन किया और उसके बाद से अटल जी के जमाने में बहुत बड़ी एक आभा मंडल तैयार की गई और आवरण तैयार किया गया और कांग्रेस पार्टी सरकार बना ली और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बेदखल हो गई थी। मैं शांतनु जी ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें मुगालते में नहीं रहना चाहिए, हमें भारत के भविष्य की चिंता करनी चाहिए और वर्तमान को मजबूत करना चाहिए। राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी अगर यात्रा पर निकले तो हमने स्वागत किया, लेकिन हमारी भी पार्टी की जो एक इंटरनल रणनीति है, हम लबर कूद करके थोड़ी राजनीति करते हैं। राजनीति करने के हमारे तौर तरीके हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी पार्टी किस तरह से चलेगी उसकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके और पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो तय करते हैं। हम जल्दीबाजी में राजनीति में कोई निर्णय और कोई फैसला नहीं करते हैं। अगर जल्दीबाजी में हम निर्णय और फैसला करते हैं तो इतनी जो गंभीर समस्याएं हिंदुस्तान में है, उन समस्याओं के लिए हम नहीं लड़ पाते और कूदते रह जाते। तो मनीष जी आपको लगता है क्या आरएलडी ने जल्दबाजी में फैसला किया? देखिए शांतनु जी, आरएलडी बहुत एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आरएलडी ने हमेशा से किसानों की बात किया। हमारा और आरएलडी का अगर गठबंधन है तो स्वाभाविक गठबंधन है, विपरीत धारा के गठबंधन नहीं है। इसलिए कि हम लोग भी किसानों की बात करते हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे महापुरुष हैं, तो हम चौधरी चरण सिंह जी की भी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाते हैं और आरएलडी की भी किसानों की समस्याओं को लेकर के तो हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है और हम आरएलडी के अगर मित्र हैं तो स्वाभाविक मित्र हैं। हम कोई लोभ और प्रलोभन के मित्र नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जब कभी बात करती है और कहती है कि 14 हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, अरे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए। और कुछ महापुरुषों ने हमारे दोहा लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी यावत जात सिल पर परत निशान। श्री अखिलेश यादव जी जिस राजनीति की थाती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें संघर्ष है, उसमें त्याग है और उसमें संकल्प है। और मैं शांतनु जी आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं और सभी लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि समाजवाद के बिना भारत में समता की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी को भी नेहरू जी के वक्तव्य को याद रखना चाहिए जो उन्होंने समाजवाद के बारे में बोला है। ठीक है आनंद जी, सुन लीजिए जी। और भारतीय जनता पार्टी को भी याद रखना होगा कि सांप्रदायिक की राजनीति चाहे जितनी जड़ तक लेकर के जाने की कोशिश करेंगे वह कभी मजबूत समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी नहीं होने देंगे। ठीक है आनंद दुबे जी, देखिए पॉलिसीज को लेकर सरकार की जो पॉलिसी है उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं मनीष जी और कहा यह जा रहा है कि रोजगार मेला लग रहा है। हम लोग तो पहले जाते थे, प्लास्टिक की गाड़ियां खरीदते थे, लेकिन अब रोजगारों को लेकर मेला जो है वो लग रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है और औने पौने दामों पर ये जो कंपनियां आती हैं वो लेकर हमारे यहाँ के जो लड़के हैं उनको लेकर जाती हैं और उसके बाद जब उनका मन होता है वो बाहर निकाल देती हैं। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी जी तो स्थिति आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में क्या थी। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था और अपराध का ही व्यापार था, अपराध का ही जो है सारा कारोबार था और जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं शामिल थे।
गुंडे माफियाओं को बढ़ाना, संपत्ति कब्जा करवाना, फिर उसमें हिस्सेदारी ले लेना, ये सारा काम समाजवादी पार्टी के लोग किया करते हैं। अब इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि रोजगार, अरे भाई आपके समय में इन्वेस्टर समिट जो है अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करनी पड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख के कोई इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रही है और आकर यहाँ पर निवेश कर रहा है। पहला, योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दावोस में जाएंगे IMF की बैठक में, और वहां पर जाकर वो यूपी का प्रेजेंटेशन देंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात की इन्होंने बेरोजगारी की, इनको शायद मनीष जी को डेटा नहीं पता होगा, 17.4% बेरोजगारी दर थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने सत्ता छोड़ी थी। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 3% से भी नीचे है, 3% से भी नीचे है, 2.9% है। और ये डेटा है, इसको आप जाके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके समय में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 46,000 रुपए थी, आज बढ़ के 94,000 है। उत्तर प्रदेश में आपके समय की GDP क्या थी और आपकी अर्थव्यवस्था क्या थी? आज के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में कुछ यक्ष प्रश्न है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्या समाजवाद कैसे आता था? ठीक है, एक ही परिवार के 30-30, 32-32 लोग जो है बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते थे, ये समाजवाद था। एक ही जाति के 7-7 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाते थे, ये समाजवाद था। और नौकरी कैसे दी जाती थी और नौकरी देने वाली जो संस्थाएं थी उनके लोग कैसे होते थे, ये भी जान लीजिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जी थे, जिनको हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद हटाया गया, जो तड़ीपार तक हुए और जो इनके ऊपर आपराधिक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। शांतनु जी, विनय पाठक ज्वलंत मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के आनंद दुबे जी के बहुत करीबी भी हैं। आनंद दुबे जी के बहुत करीबी है, विनय पाठक जी कुलपति है, उनको ढूंढ रही है, उनको उत्तर प्रदेश की जो एजेंसीज हैं वो ढूंढ रही हैं, उनको बचा कौन रहा है? जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जिसने उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत को लूट लिया है, जिसने शिक्षा जगत को पूरी तरह से करप्टेड बना दिया है, उस विनय पाठक को उत्तर प्रदेश में कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन बचा रहा है विनय पाठक को? विनय पाठक जैसा मवाली आदमी कौन बचा रहा है विनय पाठक को? विनय पाठक को कौन बचा रहा है? विनय पाठक जैसे धूर्त को, मक्कार को, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसको कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है विनय पाठक को? विनय पाठक जैसे चोर को कौन बचा रहा है उत्तर प्रदेश में? देश में कौन बचा रहा है? विनय पाठक जैसे चोर को कौन बचा रहा है? आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना, यह समाजवाद है। अरे हमने आतंकवादियों को कांधार छोड़ा था, हमने कांधार छोड़ा था लेकर के। आतंकवादियों को छोड़ने वाली सरकार, जहाज में बैठा करके भोजन कराने वाली सरकार, हमने कांधार छोड़ा था, हमने कांधार छोड़ा था। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। रजनीकांत मिश्रा जी, रजनीकांत मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आरएलडी जो है ना वो कश्मकश में पड़ गई है। एक तरफ राजस्थान में भी आरएलडी जो है वो साथ में है कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो किसके साथ खड़ा हुआ जाए? ये कहीं ना कहीं क्या इस तरह की असमंजस की स्थिति है क्या आरएलडी के साथ? राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी, और मैं राजनीतिक दल हूं जी, तो ऐसा नहीं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा जी, या मैं एकदम संत हूं और स्वयंसेवी संस्था खोल रखा हूं कि मैं एकदम सिर्फ रामायण पढ़ने के लिए और माला जपने के लिए आया हूं। ये बातें गलत हैं कि हमने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का समर्थन किया। ये यात्रा का समर्थन हमने इसलिए किया कि ये हमारे मुद्दे हैं जिसको लेके निकले हुए हैं। मैं खुद इन मुद्दों पे काम करता हूं, मैं किसानों के मुद्दों पे काम करता हूं, मैं युवाओं के रोजगारी के मुद्दों पे काम करता हूं, मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं, मैं ये सांप्रदायिक सौहार्द के लोगों से दूरी बनाए रखना चाहता हूं। और ये सारी बातें इस यात्रा का एक उद्देश्य है। इस लिहाज से मेरे नेता ने ट्वीट किया कि लोक दल के कार्यकर्ता इस यात्रा का स्वागत कर लें। मैंने पहले ही कहा कि इसको गठबंधन की राजनीति से न जोड़ा जाए जी, इसको गठबंधन की राजनीति से न देखा जाए। हम 2019 से गठबंधन हुआ, कितनी पानी कहां बह गई, कौन कहां चला गया, और हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज तक बरकरार है। हम 2024 के तैयारी में हैं। हमारी उस पर रोज चर्चा हमारे नेताओं की होती कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो मेरी चर्चा चल रही है।
इसको इस तरह इस उससे देखना कि नहीं हम अखिलेश यादव पर दबाव, किस बात की दबाव? सीटों का दबाव। अरे मुझे सीटों की बात करनी होगी तो आज से शुरू किया है। ये कहना कि मैं कितनी सीटों पर लूं, अभी तो ये सब भविष्य के गर्ग में है और इस पर हम क्या चर्चा करें। और ऐसा नहीं है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है। और जिस तरह से हमारे गठबंधन की तो सरकार बन गई है, हमारे गठबंधन की सरकार, हम 500 अंतर से हारे हैं। इतनी सीटें 500 वोट के अंतर से हारे, मैं 148 वोट के अंतर से चुनाव हारा हूं। हमारे नहटौर में हमारे मुंशी रामपाल जी जीत गए थे 240 से, 148 वोट से हार गए। ऐसी सीटें हमने हारा। 10 सीटें तो मेरी ऐसी गई। समाजवादी पार्टी की सीटें भी 500 वोट से कम पर गई। अगर ये चूंकि ये न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जब तक हम करेंगे फिर चुनाव आ जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है कि चुनाव मेरी शांतनु जी, जिस धोखा और मकारी से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और 22 में हमसे एविडेंस मांगा गया, चुनाव आयोग ने हमसे एविडेंस मांगा कि नाम कटे हुए नामों की सूची दीजिए। जब हमने सूची सौंप दी तब से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कोई बोल नहीं पा रहा। जब हमने सूची उपलब्ध करा दिया, चुनाव आयोग बोल नहीं पा रहा, भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रही। आप तो वो लोग हैं, चौधरी चरण सिंह सर्वमान्य नेता विद्यार्थी की तरह है जो हर परीक्षा में फेल होने के बाद चौधरी चरण सिंह सर्वमान्य नेता है, किसानों के, मजदूरों के, कमेरों के, कामगारों के। राजस्थान में हमने 23 दिसंबर को भरतपुर में रैली की, वहां पे मुख्यमंत्री राजस्थान पधारे आए थे। इसलिए आए थे कि वो चौधरी चरण सिंह के विचारधारा के समर्थक, इसलिए वो मेरे सम्मेलन में आए। वहां पे उन्होंने चौधरी साहब पे 2 शब्द कहे, इसमें क्या बुराई है? अब राजस्थान के गठबंधन को आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ये ठीक नहीं। ये बातें ठीक बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, बिना हिंदुस्तान को बताए हुए हम ही बिरयानी खाने गए थे ना। हम ही बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, भक्ति कौन कर रहा? हम ही पाकिस्तान में गए थे बिना भारत को बताए, अफगानिस्तान से सीधे नवाज शरीफ के घर पहुंच गए, हम ही गए थे। हमारे किसी एक नेता ने आज तक पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। पाकिस्तान हम देखने नहीं गए, झांकने नहीं गए, और आप जाकर के बिरयानी खाए। और बिरयानी खाने वाले लोग राष्ट्रभक्ति हमें सिखाएंगे, हमें बिरयानी खाने वाले भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे हैं। बताइए, आपको बिरयानी खाने वाले लोग, बिरयानी खाने वाले लोग, मनीष जी, आनंद जी, ठीक है, बिरयानी खाने वाले लोग सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति हमें। देखिए वक्त की कमी है। नावेद जी, मैं आपसे अंतिम कमेंट जो है आपसे चाहना चाहूंगा। नावेद जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आपने देखा कि एक किसान आंदोलन भी चला, ठीक है, और आज जिस तरह से खबर जो है सामने आ रही थी कि नरेश टिकैत जो है वो मुलाकात भी कर सकते हैं राहुल गांधी से इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आरएलडी जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो आरएलडी के पास में है, अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये जो मुलाकात होने वाली है, और कांग्रेस पार्टी जो है इस वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, खासकर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही यात्रा अभी केवल टच की है और वहां पर आरएलडी जो है काफी ज्यादा प्रभावशाली पार्टी है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आरएलडी बहुत तेजी से उभर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये बात भी सही है कि जयंत जी की एक इमेज बहुत साफ सुथरी उत्तर प्रदेश में उभर रही है। जिस तरीके से गठबंधन में उन्होंने एक गठबंधन धर्म निभाया है, ये बात सही है कि उन्होंने, उनके सामने तमाम ऑफर ज़रूर होंगे। खुलेआम बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी जी को ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और चुनाव मजबूती से लड़ा। उसके बाद वो उपचुनाव वहाँ से जीत गए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र है, वर्चस्व है, जहाँ की घटनाओं ने भाजपा को बहुत आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद फिर जयंत चौधरी जी की एक बात कही जाएगी कि वो अब जो उनके पिताजी की जो इमेज थी उससे भी बेहतर वो नजर आ रहे हैं। उनके अंदर कोई इधर उधर किसानों का जो एक वोट बैंक है ना, वो कहीं ना कहीं आरएलडी के पक्ष में बहुत किसानों का भी, और ये कांग्रेस पार्टी जानती है। उस वोट बैंक को अपनी तरफ कोशिश करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी ना सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या क्या है, मैं उस बात को बहुत कम समय में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को कई मायनों में स्वीकार किया जाता है लेकिन वोट नहीं दिया जाता है। उसकी एक वजह बताऊं, बहुत टेक्निकल वजह है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से करीब 1 वर्ष पहले प्रियंका गांधी जी कितना सक्रिय हुई थी, किस तरीके से जमीन पर संघर्ष कर रही थी, किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही थी जी। कितनी मेहनत उन्होंने की थी और उन्होंने समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, लेकिन क्या हुआ, 2% वोट
वजह यह है, देखिए बहुत टेक्निकल, बहुत कम समय में कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में इनका संगठन नहीं है। मैं इस डिबेट में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर पेश करना चाह रहा हूं। अभी हम लोग डिबेट ये जो कर रहे हैं, इसमें एक बहुत जबरदस्त विजुअल चले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा आक्रामक होके और बहुत शक्ति और ताकत के साथ आपस में भिड़े हुए थे। यही उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर है कि भाजपा एक ताकत है और समाजवादी एक ताकत है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है, कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की थी, आउटपुट जीरो। राहुल गांधी, बस राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं वो वोटों में परिवर्तित इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आज जब इस डिबेट को राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मीडिया जो है बिकी हुई है, और आज ये चैनल लगातार, अब मैं देख रहा हूं आधे घंटे से सिर्फ राहुल गांधी के विजुअल्स चल रहे हैं, उनके क्राउड चल रहा है, उनका जनसमर्थन चल रहा है। वही मीडिया जिसको आप संपूर्ण रूप से कहते हो कि मीडिया बिकी हुई है, वो मीडिया आपको चला रही है। जिस संघ को आप सिर्फ गाली देते हो, उस संघ ने आपकी तारीफ की, लेकिन उसके बाद भी आपका संगठन कहां है? आपको आज स्लॉट दिया गया, लेकिन आपके संगठन की पैरवी करने वाला कोई नहीं है, कोई बात अपनी रखने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेता मेहनत कर रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग हो रही है, उनका जन समर्थन, उनके वैचारिक मुद्दों का जनता जरूर समर्थन कर रही है, लेकिन वोट नहीं देती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो संगठन की बात कहीं आनंद जी ने भी उठाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो की जा रही है, लेकिन इसका कितना परिणाम निकलेगा, उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।